मैं पुष्पेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल टॉप गुरु में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के सेकेंड स्टेज यानी कि CBT2 के 23 जनवरी 2019 का पहली शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है पहली शिफ्ट का पेपर और 23 जनवरी का। तो इसके पहले हमने फ्रेंड्स के जो 21 जनवरी 2019 के तीनों शिफ्ट के पेपर करा दिए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक वो तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई, तो वहाँ से जाकर जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो CBT2 होता है वो आपका 2 स्टेज में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो यहाँ पर देखो, पार्ट ए हो गया आपका, वो 100 नंबर का रहता है, जिसमें से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 नंबर। ठीक है ना, तो जिन्होंने भी अभी तक पिछले की वीडियो मिस की है ना, जिन लोगों ने भी, तो उनके कितने 40 × 3 यानी कि 120 क्वेश्चन जो तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के मिस हो चुके हैं। तो अगर आपको सीखना है ना तो आप पिछले वीडियो आपसे देखें। ठीक है, और नहीं देखना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले वीडियो में भी वही सेम क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। और एक बात और बता दें कि आप इस पेपर को टेस्ट की तरह से भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करें कि सबसे पहले जब क्वेश्चन हम लेकर आए ना, तो आप उस वीडियो को पॉज करें और पहले सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, अगर सॉल्व हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस मतलब कि बढ़ेगा, और नहीं होता है तो वीडियो को चालू करके और उसका सोल्यूशन अच्छे से देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पूरे आपके 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, और उसमें मैथ, रीजनिंग और जीके भी होगा। चलिए पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे बोला जा रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा का मान क्या होगा यदि थीटा बराबर आपका 30 डिग्री हो। तो बहुत ही सिंपल, आपको केवल मान ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 5 और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, 1/2 होता है। -2 कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाता है? वो होता है आपका 2। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका 5/2 -4 हो जाएगा। और इधर से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है -3/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोले का व्यास है, यानी कि गोला यहाँ से आपसे बात की हुई है, और उसका एरिया कितना है? इतना। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी कि दिया है, यानी कि उसको क्या दिया हुआ है? वक्रपष्टीय क्षेत्रफल दिया हुआ, तो वो क्या हो जाता है? πr² ठीक है, 4πr² बराबर आपका 1386 है। अब यहाँ से आप πr² बराबर यहाँ से 4 डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 3 12, बचेगा आपका 1, तो 4 चौके 16। ठीक है, और 2 बचेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर पूरी तरह से नहीं जा रहा, तो आपका क्या है कि केवल 2 से ही डिवाइड करें। ठीक है, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे अगर, तो कितना आने वाला है? तो छक्का 12 और आपका 2 नाम 18, 2 दिए 6, इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 × 22/7 × r²। तो यहाँ से अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, इसको 11 से काटेंगे तो 6 और 3, ठीक है, 63। और आप देख सकते हैं कि आपका क्या काट जाने वाला है इधर से 4/7, यानी कि 7 कुछ तरफ जैसे भेज देते हैं तो 9 × 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, और r² बराबर आपका कितना हो जाने वाला है? 9 × 7 × 7/2 ठीक है, तो अब जब इसका स्क्वायर इस तरफ भेजेंगे तो रूट लग जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा? 9 9 में से एक 3 बाहर निकल आएगा, और 2 7 में से एक 7, 2 2 में से एक 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इतना तो त्रिज्या हो जाएगी, आपको व्यास निकालना है। ठीक है, तो त्रिज्या का दोगुना कर देंगे, यानी कि 2 बार आपको निकालना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 7 या 21। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? व्यास। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना था कि गोले का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया था। तो क्षेत्रफल देखो, गोला क्या है? तो जैसे बॉल होती है ना, वही तो एक गोला होता है, तो उसका क्या होता है? क्षेत्रफल नहीं होता। क्षेत्रफल अगर दिया है ना तो उसका मतलब कि वक्रपष्टीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है ना, बाकी अगर उसका वो आयतन होता है, ना कि क्षेत्रफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे, और बता दें कि जितने भी आपके नंबर आए ना टेस्ट, जितना आप सॉल्व करें, जितने आपके राइट होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि इस निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों और संख्याओं का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों में क्रमानुसार रखे जाने पर इसे पूरा करें। ठीक है,
तो यहाँ पर एक श्रृंखला दी हुई है, इसको पूरा करना है आपको। खालिस्तान की जगह पर आपको इन चारों ऑप्शनों में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या किया गया है कि यहाँ पर देखो, जैसे अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक है, फिर उसके बाद खालिस्तान 2x, और फिर खालिस्तान डबल बी, खालिस्तान डबल वाई, खालिस्तान डबल सी, खालिस्तान 6 ट्रिपल जेड, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ से क्या हुआ है कि 1 से 2 हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इधर 3 आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, इसके बाद इधर आ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इधर आप अगर ए रखते हैं, ठीक है, तो अब आगे क्या आ रहा है आपका, ए रखते हैं तो इधर आपका एक्स आ रहा है, ठीक है। एक्स, फिर डबल बी आ जाएगा, ए के बाद डबल बी, ठीक है, फिर ट्रिपल सी। तो इसी तरह यहाँ पर एक्स है तो एक्स के बाद यहाँ पर डबल वाई आ रहा है, फिर ट्रिपल जेड आ रहा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर फ्रेंड्स यहाँ से क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि जिस तरह से यदि आप डर्टी को 24 इतना आने की जितना इतना कोड दिया हुआ है, फॉर्म को इतना कोड दिया हुआ है, तो उसी तरह से आपका इसका क्या कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना फ्रेंड्स, किसका क्या कैसे कोड बना है, ठीक है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर देखो, जो लेटर दिया गया है उसके सामने का जो अंक है वही उसका कोड मान ले, ठीक है। फिर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो है कि नहीं। हम देख लेंगे, अगर ऑप्शन उसी तरह से दिए गए हैं तो आपका आंसर उसी तरह से आएगा, ठीक है। तो जैसे इधर ए है, तो ए कहाँ पर है आपका, इधर, ठीक है, यानी कि लास्ट से दूसरा नंबर, तो यहाँ पे यानी कि 6 से स्टार्ट हुआ, तो आपका इधर भी 6 से देखो है ऑप्शन। और आर है, आर यहाँ पर तीसरे नंबर पर 7, और आई का आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद डी का आपका 2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो आपका आ तो रहा है आंसर, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि एक बेमा सूचक, ठीक है, बीमा सूचक रेखा यानी कि डायमेंशन लाइन के सिरे पर मौजूद तीर की नोक डैश लंबी और वो 1 mm चौड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसकी लंबाई क्या होती है, जो एरो होती है। तो कोई भी डायमेंशन जब नापते हैं तो इस तरह से नापते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्या होती है, एक एरो होती है, तीर होती है, ठीक है। तो इस तीर की डायमेंशन के बारे में पूछा गया है आपसे। तो तीर की डायमेंशन क्या होती है कि जो उसकी चौड़ाई होती है, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, ये वाली इतनी, ये कितनी होती है, 1 mm होती है, ठीक है। और ये लंबाई उसकी कितनी होती है, लंबाई उसकी होती है 3 mm, ठीक है। तो याद रखना कि जो डायमेंशन जो लाइन होती है उसमें जो लास्ट के छोर में, ठीक है, जो छोरों में जो एरो लगाई जाती है उसकी जो चौड़ाई होती है 1 mm और लेंथ होती है उसकी, यानी लंबाई होती है 3 mm, ठीक है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है तो उसे 7 बोरी पर कुल कितना प्रॉफिट होता है, 16.4% का प्रॉफिट होता है। इसके लिए जो है तो शेष बोरियां किस कीमत पर उसे बेचनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यदि वह 8% के लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो बोल रहा है कि शेष बोरियों के कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचे, ताकि पूरी टोटल 60 बोरियों के बेचने पर उसे टोटल कितना प्रॉफिट हो जाए, 16.4% का, ठीक है। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, आपका एलिगेशन मेथड से। देखो यहाँ पर 8% के प्रॉफिट पर कितनी बोरियां बेच रहा है, 18 बोरियां, ठीक है। तो 18 बोरियां 8% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, ठीक है। तो बाकी बची हुई कितनी बोरी, 18 बोरियां बेच देगा, तो बची हुई बोरियां 60 में से कितनी बचेंगी अब, 32 यानी कि 42, ठीक है। तो 42 बोरियां बचेंगे उसकी। तो यहाँ से आप चाहें तो इनका अनुपात भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात अगर आप निकालना चाहें तो 6 से कट जाएगा, तो 3:7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 3 अनुपात को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच रहा है, 8% के प्रॉफिट पर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो 7 अनुपात की बोरियां हैं उनको X% के प्रॉफिट या लॉस पर बेच रहा है, ठीक है।
तो अब आपके यहाँ से क्या आने वाला है कि बीच में कितना आएगा, टोटल टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको 16.4 का, तो यहाँ इसको बीच में लिखते क्योंकि ये उसका औसत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको माइनस करना है, बड़े में से छोटे को घटाना है, तो कितना आ जाएगा इधर से 8.4 आ जाएगा। ठीक है, 8.4। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 7 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, 8.4 के, तो 3 रेशियो बराबर आपको इधर निकालना है कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बार जा रहा है, ये 12 बार जा रहा है, 1.2 का इधर अगर गुणा करेंगे 3 में तो कितना आ रहेगा, 3.6 आ रहा है। ठीक है, तो इधर एक्स का मान क्या हो जाएगा, देखो ये अगर छोटा था तो ये ऑब्वियस बात है ये बड़ा होगा, अगर बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, इससे 16.4 से 3.6 बड़ा होगा, नहीं कि एक्स का मान क्या आने वाला है, एक्स का मान आने वाला है आपका कितना, 20%। ठीक है, तो यानी कि जो 42 बोरियां रहेंगी ना उनको 20% के प्रॉफिट पर उसको बेचना चाहिए। तो बोल रहा है कि शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए, तो शेष बोरियां जो देखो 18 जो शेष 42 बोरियां हैं उनको किस कीमत पर बेचनी चाहिए, वो खरीद रहा था 400 पर। ठीक है, 400 पर खरीद रहा था और उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। ठीक है, तो यानी कि उसको 6/5 में बेचना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना आएगा आंसर आपका, इधर आपका कितना हो जाएगा, ये 80, तो 8×48 यानी कि 480 रुपये में उसे शेष जो 48 बोरी उसकी बचेंगी उसे बेचना होगा। ठीक है, सॉरी 42 बोरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दिया गया है कि 210 मिलीमीटर इंटू 297 मिलीमीटर डैश आकार के कागज़ पेपर की माप, यानी कि आपकी ड्राइंग शीट की माप पूछी गई है, जिसकी डायमेंशन मतलब कौन सी ड्राइंग शीट होगी जिसकी डायमेंशन 210 इंटू 297 मिलीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको ड्राइंग शीट के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ पर सबसे पहले हम बता ही देते हैं, A0 जो होती है उसकी साइज़ क्या होती है, 841 मल्टीप्लाई 1189 होती है। ठीक है, 1189। ठीक है, उसके बाद जो आपकी A1 ड्राइंग शीट होती है उसकी साइज़ क्या होती है, 594 मल्टीप्लाई 841। ठीक है, इसको इधर ही लिख देना। ठीक है, A2 जो होती है उसकी क्या होती है, 420 मल्टीप्लाई 594। ठीक है, और जो A3 होती है उसकी हो जाती है 297 मल्टीप्लाई 420। ठीक है, और जो A4 होती है उसकी क्या हो जाती है, 210 मल्टीप्लाई 297। ठीक है, तो यही तो आपसे पूछी गई थी। उसके बाद अगर आप A5 निकालना चाहें तो इसको आधा करेंगे। ठीक है, तो ये आधा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 14 यानी कि 146 बार जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 210 हो जाएगा। ठीक है, 146 बार जाएगा कि कितनी बार जाएगा, 148 बार जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 210 इंटू 297 किसका है, A4 ड्राइंग शीट का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशनशिप का आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर कि इसको पहले फाइंड करना है, फिर यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा राइट होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है कि P और डॉलर आपका Q, तो डॉलर का मतलब क्या है आपका, यहाँ पर AB का पति, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, PQ का पति हो जाएगा, PQ का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, तो Q क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि Q स्टार R, स्टार का मतलब क्या है कि AB की माँ है, यानी कि Q जो हो जाएगी R की माँ हो जाएगी। उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है कि R@S, एट द रेट का मतलब क्या है, AB का भाई, यानी कि RS का भाई हो जाएगा, RS का भाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर देखो PS का भाई है, तो PS का भाई नहीं पिता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, PS का पिता है तो PS का पिता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, इसका फ्रेंड्स आपको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है इन दोनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस ले लें, तो 782 माइनस 506 जब आप करेंगे तो कितना आ रहा है आपके, इधर से 6 और इधर से 7 276। ठीक है, अभी इसको तो आप HCF ले नहीं सकते क्योंकि नंबर अभी आपके छोटे हैं, तो इसको क्या करें, 4 से डिवाइड हो सकता है, हाँ 4 से कर दें डिवाइड। ठीक है, तो 4×6 = 24, उसके बाद आपके कितना हो जाएगा, 4×6 = 24 और बचेगा 3 और 4×9 = 36। ठीक है, तो 69 आ रहा है,
तो आप इसको क्या करें कि इसको अभी आप 3 से और डिवाइड कर दें, तो इधर 12 हो जाएगा और मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 23। ठीक है, तो 23, तो 23 तो आपका कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 23 का मल्टीपल है 46। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 का इसके आप क्या क्या ले सकते हैं 6 इंटू 46 इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 46 आपका यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। बाकी आपका 29 भी नहीं है ना, तो 22 बन रहा है, ना ही 34 बन रहा है, 17 भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इधर 17 इंटू 2 है, 17 भी नहीं यहाँ पर है, और ना ही 29 है, ना ही आपका 11 है, तो आपका बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंटी हिस्टामिन दवाएं, ठीक है, कुछ प्राथमिक चिकित्सक बक्सों में मौजूद होता है। ठीक है, इन दवाओं को कब लिए जाना चाहिए, इन दवाओं को कब लिए जाना चाहिए, तो जब दोस्तों है फीवर हो आपको एवं जब एलर्जी के लक्षण हो तभी इसका उपयोग करना चाहिए, एंटी हिस्टामिन दवाओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर ए बी सी का अनुपात बताना है, तो यहाँ पर कैसे करने वाले हैं हम, ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो देखो यहाँ पर 3, 6 और 7 का जो एलसीएम हो ना वो आप ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो अब ए बी सी का जो ए बी सी का अनुपात होगा ना वो क्या हो जाएगा, 30 का इसमें 42 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 14, अनुपात यहाँ पर 6 का डिवाइड करेंगे तो 7 बार जाएगा अनुपात, यहाँ पर 7 का डिवाइड करेंगे तो 6 बार, तो यही आपका ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 14:7:6। नेक्स्ट, कृत्रिम भाषा में, ठीक है, कृत्रिम भाषा में कुछ शब्द इस प्रकार से हैं, तो ये शब्द दिए गए हैं, इनका कोड दिया गया है, तो बोला जा रहा है कि ओवर ड्राइव का जो है तो कोड क्या होगा, तो ओवर ड्राइव, तो ओवर ड्राइव तो आपको ड्राइव तो कहीं पे दिख नहीं रहा, तो आपका ओवर दिख रहा है, ओवर, ओवर का कोड यहाँ पर इसमें से होगा, लेकिन इसमें से वेट भी शामिल है, तो वेट को सबसे पहले हटाइए, वेट इधर भी है इधर भी, तो कॉमन दोनों में से क्या है बैन। ठीक है, तो बचेगा क्या, ओवर के लिए क्या बचेगा आपका E2 बचेगा। ठीक है, तो E2 जिसमें हो आपका राइट आंसर वही हो जाएगा, ना ही इसमें E2 है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, बचा हुआ आपका केवल इसमें E2 है। ठीक है, तो बेट का आप इसमें चिंता ना करें कि बेट का हमें पता नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें बेट का हमें दिया ही नहीं है पूरे कहीं भी बेट का। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपको दोस्तों क्या करना है कि इन वाक्यों को क्रम से बैठाना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला जा रहा है कारणों के संदर्भ में कि एक ग्राहक वे चीजें रूम से बाहर नहीं आए होंगे, एक एक यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका संभावना है, एक संभावना है कि उन्होंने वास्तव में चेंजिंग कर लिया है, लेकिन कपड़े निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त है। ठीक है, तो उनसे बोला जा रहा है कि ग्राहक के बारे में बोला जा रहा है कि वह भी चेंजिंग रूम में से बाहर नहीं आए होंगे, और संभावना है कि उन्होंने वास्तविक चेंजिंग कर लिया होगा, लेकिन जो कपड़े होंगे निराशाजनक रूप से अनुपयुक्त होंगे। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाई एक्स जेड। इसी तरह से हम उनको क्रम से बैठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्थिर बहती नदी में एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक निश्चित दूरी तक जाती है, और फिर उसी दूरी को विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, आपको स्ट्रीम के अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम के बारे में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है। ठीक है, आने और जाने की जो एवरेज स्पीड पूछी गई है वो आपसे केवल बताना देना। तो जाते वक्त उसकी स्पीड क्या थी 12 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त कितनी थी उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जब ऐसे निकालते ना, जब डिस्टेंस का बराबर कवर कर रही हो आने जाने में, तो उनकी जो एवरेज स्पीड हो जाती है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई। ठीक है, वहाँ पर 12 इंटू 24 बटे में दोनों स्पीड का जोड़। ठीक है, जोड़ कितना हो जाने वाला 36, 12 × 36 होता है, 3 से इसको काटेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा इधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कि जिस प्रकार आपका पत्र लिफाफे से संबंधित हो, खंजर किससे संबंधित होगा, देखो पत्र को लिफाफे के अंदर रखा जाता है ना, तो उसी तरह खंजर को किसके अंदर रखा जाता है, मयान के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिंदु इसको और इसके जोड़ने वाले प्रतिच्छेद के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे कोई लाइन
और उसके शीर्षों के निर्देशांक कितने क्रमशः दिए हुए हैं -4 और 7, और इधर दिए हुए हैं 2 और 3। तो इस पे जो मध्य बिंदु होगा वहाँ पर उसके पॉइंट क्या होंगे, मान लेते हैं XY होंगे, ठीक है। तो x का मान जब फ्रेंड्स हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, वो x1 + x2/2 हो जाएगा। तो इधर से जब आप निकालेंगे तो -4 और x2 क्या है 2, और बटे आपका 2 करेंगे, यानी कि आपको -3 आएगा। -3 बोल रहा हूँ, कितना आ जाएगा इधर से, -2 आएगा। -2/2 कितना हो जाएगा, -1 आएगा। तो -1 वाला ऑप्शन कौन सा है, केवल आपका दूसरा है। क्लियर है, आपको पूरा y का मान जरूरी नहीं निकालने की, ऑप्शन के आधार पर आगे बढ़े, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि कुछ गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, ठीक है। तो कुछ गाड़ी आपका ले लें, कुछ गाड़ी क्या है आपकी, घोड़ा गाड़ी। तो ये आपकी घोड़ा गाड़ी हो गई। उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है कि सभी गाड़ी ठेला गाड़ी है, तो जितनी भी गाड़ी किसके अंदर आ जाएंगी, ठेला गाड़ी के अंदर आ जाएंगी, ठेला गाड़ी के अंदर। उसके बाद निष्कर्ष देखें, सभी घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी हैं, तो बिल्कुल नहीं, सभी नहीं है, कुछ ही घोड़ा गाड़ी ठेला गाड़ी है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका, सभी नहीं होगा, कुछ ठेला गाड़ी घोड़ा गाड़ी है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, तो केवल आपका दूसरा ही निष्कर्ष लागू होगा। अगला क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको क्या पूछा गया, एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रूट x + 0.24 बराबर आपका ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 1296 किसका वर्ग होता है, 1296 किसका होता है, आप सभी जानते हैं, 36 का होता है ना। तो 36 का होता है, तो यहाँ पर 36 तो आप लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर 4 अंक के बाद अगर पॉइंट है तो बाहर जब निकलेगा तो केवल 2 अंक के बाद ही पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यानी कि इतना हो जाएगा। तो रूट x बराबर आपका पॉइंट 0.36 माइनस क्या हो जाएगा, 0.24, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रूट x बराबर हो जाएगा 0.12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का जब इधर दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा, इधर इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 144, ठीक है। तो यहाँ पर तो अंक के बाद अगर छोड़कर पॉइंट था ना, तो जो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, 4 अंक के बाद छोड़कर पॉइंट हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4, तो 0.0144 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपका फ्रेंड्स दिया गया है कि 90 सेंटीमीटर तापमान वाले आधा लीटर यानी कि 0.5 लीटर गर्म पानी को 10 सेंटीमीटर तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तो कोई भी उष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक क्या लगता है, कैप्लियर सिद्धांत लगता है। कैप्लियर सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई दोस्तों गर्म, ठीक है, जब अधिक ऊष्मा वाले निकाय को हम लेते हैं, ठीक है, और एक कम ऊष्मा निकाय को लेते हैं, ठीक है, जिसमें कम ऊष्मा हो लेते हैं और एक अधिक ऊष्मा हो उसे लेते हैं। तो जब इनको आपस में दोनों निकायों को मिलाया जाता है तो जिसमें अधिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, वो ऊर्जा कम ऊष्मा वाले जो तो निकाय की तरफ ऊर्जा जाती है, ठीक है। तो जब जब तक जाती है ये ऊर्जा, जब तक जाती है जब तक कि वो दोनों का टेम्परेचर क्या ऊष्मा सेम ना हो जाए, तब तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर अंतिम संतुलन तापमान निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला एक होता है T बराबर, वो आपका हो जाता है T1 × IM1 और इनटू आपका स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट और प्लस आपका क्या होने वाला है, T2 और इनटू आपका होने वाला है इधर मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और बटे में आपका क्या हो जाने वाला है, M1 + M2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो T1 आपका क्या दिया हुआ है, T1 आपका 90 डिग्री सेल्सियस और T2 आपका कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। M1 आपका दिया गया है 0.5 यानी कि 1/2 और M2 आपका दिया गया है 3.5, ठीक है, यानी कि 7.7/2। तो अब यहाँ पर देखो इसके सारे मान रख देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पता नहीं स्पेसिफिक हीट दी हुई है। स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है, स्पेसिफिक हीट होती है 4.18, ठीक है, जूल। तो यहाँ पर आपका क्या होने वाला है कि जो आपका स्पेसिफिक हीट होगा ना वो आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कट जाने वाला है इधर से, ठीक है, क्योंकि नीचे भी दोस्तों आपका एस इंटू यहाँ पर S2 होता है, S1 × S2 होता है, तो यहाँ पर जब कॉमन होगा तो कट जाएगा, तो आपका
स्पेसिफिक हीट का कोई रोल नहीं रह जाता। तो T1 का मान आप 90 रखिए और मास आपके इधर से 1/2 और प्लस आपका कितना होने वाला है, T2 आपका 10 है और M2 आपका 7/2 बटे क्या हो जाएगा आपका, बटे आपका 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि M1 प्लस M2 करेंगे ना तो आपका 4 ही आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका कितना हो जाने वाला, 45 और प्लस 35 तो कितना हो जाएगा 80 बटे 4, यानी कि आपका जो संतुलन अंतिम संतुलन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको याद रखिए। तो आप स्पेसिफिक हीट के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि वाटर वाटर को वाटर में ही बदला गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पानी ही लिया गया है ना दोनों जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र अभिनेता कौन से हैं? तो विनोद खन्ना जी। ठीक है, इनको 2014 में इनको मरणोपरांत जो है तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो सिनेमा जगत में दोस्तों उत्कृष्ट योगदान के लिए ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। तो मरणोपरांत प्राप्त करने वाले इकलौते अभिनेता जो हैं कौन से हैं? विनोद खन्ना। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक क्षण की धातु का एक धातु की क्षण का प्रतिरोध डैश के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर जो होता है ना किस किस पर निर्भर करता है। तो आर बराबर क्या होता है आपका, रो यानी कि प्रतिरोधकता, और मल्टीप्लाई आपका होता है लेंथ बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो आपका देखो प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है आपका, और लंबाई पर भी, और आपका टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया पर। ठीक है, लेकिन आपका जो डेंसिटी होता है उस पर निर्भर नहीं करता प्रतिरोध। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 5000 किलोग्राम द्रव्यमान के एक ट्रक को 20 मीटर पर सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड तक त्वरित किया जाता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन ज्ञात करना है आपको। देखो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, जो अंतिम गतिज ऊर्जा बट माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, उसको माइनस कर देना, वही उसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और एम मास तो देखो सेम ही रहेगा, एम और अंदर क्या हो जाने वाला है आपका V2² माइनस V1²। तो यहाँ पर 1225 माइनस आपका 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 और इंटू 5000 रख दें और मल्टीप्लाई इधर से आने वाला 600। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 300 हो जाएगा। तो आपका 5×3 = 15 इंटू 10 की पावर कितने होने वाला है, 5। ठीक है, और 1.5 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। ये तो आपका जूल में आएगा, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, मेगा जूल में ज्ञात करना। ठीक है, तो मेगा का मतलब क्या होता है, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 होता है। अब इसमें मेगा अगर जोड़ना है तो हमें 10 की पावर 6 का डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये तो आपका जूल होगा, इसमें मेगा जब जोड़ेंगे तो क्या होने वाला है 10 की पावर 6 और मेगा जूल बटे आपका क्या होने वाला है 10 की पावर 6। तो इससे ये कट जाएगा, यानी कि आपका 1.5 मेगा जूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा राइट हो जाएगा, इसमें मेगा जूल में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन उम्मेद भवन में दोस्तों पूछा गया है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर शहर में उम्मेद भवन स्थित है, और इसे उम्मेद राजा ने बनवाया था। ठीक है, और इसको क्यों बनवाया था कि जो जोधपुर के किसान थे उनको रोजगार देने के लिए। ठीक है, और आज़ादी के पहले बनने वाला दोस्तों इस सबसे बड़े जो तो भवनों में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन असम का लोक नृत्य है? तो असम का लोक नृत्य इसमें से कौन सा है? बगुरुम्बा। ठीक है, बगुरुम्बा आपका नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, और लेजिम कहाँ का? आपका महाराष्ट्र का। गिद्धा आपका पंजाब का। ये सब लोग जानते होंगे गिद्धा भांगड़ा। तो बगुरुम्बा याद रखना कि जो बगुरुम्बा कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। क्लियर है? नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल इकाई नहीं है? तो देखो मूल इकाई दोस्तों कितनी थी? मूल इकाई आपकी 7 थी। ठीक है, जिसमें से आपकी एक थी डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस थी यानी कि उसको नापने की इकाई मीटर, मीटर किलोग्राम सेकेंड, उसके बाद आपका केल्विन, केल्विन के बाद आपका आ जाता है एम्पियर। ठीक है, और मोल और कैंडेला। ठीक है, तो कैंडेला यहाँ पर जो आपका क्या नहीं, रेडियन आपकी एक मूल इकाई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि क्रमशः इतनी है। ठीक है,
1350 और 1458 है, तो ब्याज दर क्या होगी, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 साल का डिफरेंस है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितनी इसमें वृद्धि हो रही है, कितना अधिक है, तो यहाँ पर आपका 108 अधिक है, कितने कितने के रिस्पेक्ट में, 1350 के रिस्पेक्ट में, और बराबर परसेंटेज आपको निकालना, तो 100 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप इसको कैसे काट सकते हैं, 5 3 8 9 से काटें, ठीक है। 9 से काटेंगे तो आपको कितनी बार जाएगा, 9 कम 9 9 दूनी 18, और इसको 9 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए तो ऊपर 120/15 बचेगा, यानी कि कितना जाएगा, 8% आपका रेट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक यदि कोई दुकानदार 2700 रुपये में एक वस्तु बेचता है तो वह 8% लाभ कमाता है, यदि वह 3000 पर वस्तु को बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8% का प्रॉफिट कमाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 25 से 27 हो जाएगा, यानी कि 27 में बेच रहा है वो, यानी कि इधर क्या दे रहा है, 27 में बेच रहा है, तो यहाँ पर 2700 बराबर आप 27 रेशियो बराबर 2700, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा कितना हो जाएगा, 2500। कितने बेच रहा है, 3000 में, यानी कि 500 को प्रॉफिट हो जाएगा बटे 2500 के रिस्पेक्ट में, तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, 20% का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिर से गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी कार की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश के अनुपात में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले उसका जो मास हम मान लेते हैं एम है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/2 और एम इंटू 54 का स्क्वायर, ठीक है, 54 का स्क्वायर, ओके। अब बटे में क्या कर दें, 1/2 एम इंटू 90 का स्क्वायर, ठीक है, 90 का स्क्वायर के 90 इंटू 90, तो यहाँ से ये तो कट जाने वाला है आपका, उधर क्या हो जाएगा, 54 इंटू 54 बटे आपका 90 और इंटू 90, ठीक है। तो 9 से अगर काटते हैं आप तो इधर 10 आएगा, तो इधर आपका 6 बार जाएगा, इधर भी 6 बार जाएगा, इसको 10 से काटेंगे, ठीक है, सॉरी 9 से काटेंगे 10 बार, तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा, 36/100, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9/25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, नेशनल नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत के डैश के तहत गठित एक सार्वजनिक निजी साझेदारी है, ठीक है। तो सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, इसके तहत इसको बनाया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंस मन, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई संख्या 36 से बढ़ने के बाद अपने 109% के बराबर हो जाती है, ठीक है। कोई भी संख्या क्या होती है, 100% होती है, तो कितना बढ़ रही है वो, 9%, और इधर कितना बढ़ाया जा रहा है, 36, यानी कि 9% बराबर आपको कितना हो जाएगा, 36, तो यानी कि 1% की वैल्यू क्या जाएगी, 4, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400। क्लियर है। यही आपसे पूछा गया, तो वह संख्या क्या होगी, 100% आपने माना था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, डैश वह स्थिति है जब हम किसी सतह को समतल आकृतियों के पैटर्न में इस प्रकार ढकते हैं ताकि कोई ओवरलैप या रिक्त स्थान गैप ना हो, तो इसे क्या बोलते हैं, टेसेलेशन, ठीक है, टेसेलेशन बोलते हैं कि जब हम समतल आकृतियों को एक पैटर्न में ढकते हैं तो वहाँ पर कोई भी गैप या फिर कोई भी ओवरलैप ना हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, टेसेलेशन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम वजन के दो बच्चे झूले शीशों के एक ही तरफ अलंब से 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे हम पहले एक अलंब ले लेते हैं, ठीक है, एक जो है तो इस तरह से ये ले लेते हैं और इसमें से एक अलंब है ये, ठीक है। तो इसमें से क्या बोला जा रहा है आपका, वो देखिए, इसमें से आपको बोला जा रहा है कि एक ही तरफ बैठे हैं कितने, 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम, और यहाँ पर मान लेते हैं 30 किलोग्राम का बैठा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, 1 मीटर, और यहाँ पर कितना बैठा हुआ है, 30 किलोग्राम का, ठीक है, 30 किलोग्राम का। उसके बाद उसके एक ही तरफ बैठे हैं, वहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है,
1.2 मीटर, ठीक है। और कितना है उसका वजन? उसका वजन है कि 15 किलोग्राम का, 15 किलोग्राम का। तो बोला जा रहा है कि दूसरी तरफ अलंब से 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है और झूला संतुलन स्थिति में होता है। जब झूला आपका क्या होता है, संतुलन की स्थिति में हो जाएगा ना, तो आपका जो इधर टॉर्क आएगा, ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यह टॉर्क बराबर क्या हो जाता है आपका, मास इंटू डिस्टेंस, ठीक है, और बराबर आपका मास इंटू डिस्टेंस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इधर क्या होने वाला है, इधर आपका होने वाला देखो 1 × 30, ये पहला जो तो पहला व्यक्ति का टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा भी इसमें बैठा है तो प्लस कर देंगे, और 1.2 प्लस करके 1.2 अब मल्टीप्लाई कितना है 15 किलोग्राम का, बराबर आपका मास हमें निकालना है, और डी कितना है 1.2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर 30 प्लस आपका इधर से कितना वाला है 18, यानी कि 48, बराबर आपका क्या आने वाला है m इंटू 1.2। तो कितना आ जाएगा 12 चौको 48, और पॉइंट लगा था ना इस तरफ, यानी कि इसको जब 10 कर देंगे तो आपका आंसर क्या होने वाला है, मास आपका 40 किलोग्राम का आ जाने वाला है, ठीक है। आपका राइट आंसर 40 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आपको केवल दोनों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का टॉर्क ही आपको केवल बराबर करना है, ठीक है। और जैसे एक ही तरफ दो लोग बैठे हैं, तीन लोग बैठे हैं, तो उनका केवल आपको बराबर जोड़ते जाना है उनका टॉर्क, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि दो कारें एक्स और वाई क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ए से बी तक यात्रा करती हैं। यदि एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई हैं, और वह क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर देखो एक्स और वाई का अनुपात क्या है, स्पीड, एक्स और वाई की स्पीड का जो अनुपात क्या दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है आपको। अगर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा, इधर 10 बार और इधर आपका 15 बार, ठीक है। उसके बाद आप फिर से अगर 5 से डिवाइड कर दें कि आपका अनुपात 2:3 आएगा, ठीक है। तो ये तो आपके स्पीड का अनुपात आ गया, और डिस्टेंस आपकी सेम है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही डिस्टेंस कवर करती हैं। तो जो आपका टाइम का रेशियो हो जाएगा वो स्पीड की रेशियो के व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इनका अनुपात 3:2 हो जाएगा टाइम का। तो बोला जा रहा है कि यदि एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो यहाँ पर कितना अधिक लग रहा है आपका, 1 अनुपात अधिक लग रहा है एक्स को वाई की तुलना में, तो 1 अनुपात बराबर किसके हो जाएगा, 2 घंटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें टाइम पता होना चाहिए, तो स्पीड हम मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड तो हमें पता ही दोनों की। तो यहाँ पर जैसे हम एक एक्स को कितना टाइम लग रहा है वो ही निकाल लेते हैं, तो 1 बराबर अगर 2 है तो 3 बराबर, यानी कि 6 घंटे उसको टाइम लगेगा, 6 घंटे एक्स को। तो एक्स की स्पीड कितनी है आपकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 300 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो वाई की स्पीड से निकाल सकते हैं, वाई को 1:1 है, 2:1 कितना हो जाएगा 4 घंटे, यानी कि वाई को 4 घंटे लग रहे हैं, तो वाई की स्पीड 75 है, तो 4 × 75 जब आप करेंगे फिर भी 300 निकलेगा, ठीक है। कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप जड़त्व समझें, जड़त्व क्या होता है कि जड़त्व दोस्तों न्यूटन का पहला नियम है, और उन्होंने बोला था कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो वह अपने विरामावस्था में ही रहने के लिए प्रयास करती है, और जो कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो गतिमान अवस्था में ही रहने का प्रयास करती है जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। तो जड़त्व दोस्तों डैश अधिक पर किस पर निर्भर करते हैं, द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगर द्रव्यमान अधिक हो जाएगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा, द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आयतन, वेग और त्वरण पर निर्भर नहीं करता जो जड़त्व होता है, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेंड 37वां क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कड़ाही, ठीक है, की ऊष्माधारता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, ऊष्माधारता, ठीक है। ऊष्माधारता आपको निकालना है, तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है। तो जो दी जाने वाली ऊष्मा Q बराबर क्या हो जाता है आपका, Q बराबर आपका होता है ऊष्माधारता, ठीक है। ऊष्माधारता यानी कि S मान लेते हैं इसको, और मल्टीप्लाई आपका जो तापांतर होता है वो हो जाता है, ठीक है।
यहाँ पर आपका मास का ज़रूरत नहीं रहता, क्योंकि जो आपका ऊष्माधारता होता है उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं हम, कि जब किसी पदार्थ के हम द्रव्यमान के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वही इसको ऊष्माधारता कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मास की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मास की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा जितना ही उसका मात्रा दिया हुआ है उसके सारा टेम्परेचर उसमें बढ़ाना। ठीक है, पूरे द्रव्यमान का टेम्परेचर बढ़ाना होता है। लेकिन नहीं, अगर विशिष्ट लग जाता है यहाँ पर तो प्रति इकाई द्रव्यमान हो जाता है, तो वहाँ पर द्रव्यमान लेते हैं। यहाँ पर द्रव्यमान आपको लेने की जरूरत नहीं है। ऊष्माधारता आपसे पूछेगा तो Q बराबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2000 बराबर आपका इसका मान निकालना है। तापांतर कितना आपका 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को आप देखो, तापांतर है तो आप अंतर तो दोस्तों सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि चाहे आप इसको डिग्री सेल्सियस में ले चाहे केल्विन में, तापांतर तो 8 ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट जब आप निकालेंगे तो आपको कितना आने वाला है 250 जूल प्रति केल्विन। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध R, चालकता आपका सीमा और लंबाई आपका L और धातु के तार के क्रॉस सेक्शन एरिया के यहाँ पर A के क्षेत्रफल के बीच का सही संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो कि R बराबर क्या होता है आपका, R बराबर आपका होता है रो। ठीक है, R बराबर आपका रो इनटू लेंथ अपन क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना कि यहाँ पर रो तो दिया नहीं गया, तो रो की जगह पर आपको इस चालकता को लिखना होगा। तो रो बराबर आपका क्या होता है फ्रेंड्स, रो बराबर यानी कि प्रतिरोधकता बराबर होता है 1/चालकता। ठीक है, यानी कि आपका सिग्मा, क्योंकि जो प्रतिरोधकता होता है वो चालक का व्युत्क्रम होता है चालकता का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RA बराबर, इसको रो की जगह आप क्या लग सकते हैं 1/सिग्मा इंटू L। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जब इस तरफ लाएंगे तो R सिग्मा A इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका L। तो आपका ऐसा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि A, B और C क्रमशः 12, 18 और 36 दिनों में एक काम को अकेले पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो A जो है तो 12 दिनों में और B जो है तो 18 दिनों में, C 36 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टोटल वर्क अगर मानते हैं तो कितना मान लें, 36 ही मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A की क्षमता आ जाएगी आपकी 3 और B की क्षमता आ जाएगी 2 और C की आ जाएगी 1। वे सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो सभी एक साथ काम करेंगे तो उनकी टोटल क्षमता क्या हो जाएगी 3, 2, 5 और 1, 6। ठीक है, तो 6 की इफिशियंसी से 2 दिन काम करेंगे, यानी कि 12 काम कर लेंगे तो बचेगा कितना काम, बचेगा आपका कितना, इधर से 4, 24 काम। फिर B काम छोड़ देता है, यानी कि A और C साथ मिलकर काम करते हैं, तो शेष कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, शेष 24 काम को B छोड़ देता है, तो A और C कितने दिन में कर पाएंगे, तो A और C की क्षमता क्या हो जाएगी 4, तो 4 की क्षमता से वह 24 काम कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में। ठीक है, राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि कथन है और 2 निष्कर्ष हैं। ठीक है, तो कथन से आपको 2 निष्कर्ष यहाँ पर दिए गए हैं, उनको पता करना है कि सही है या फिर गलत है। बोला जा रहा है कथन की आय बढ़ने के साथ साथ लोगों के लिए कारों को खरीदना संभव हो जाता है। ठीक है, यानी कि कारों को अगर आय बढ़ रही है, आय बढ़ने के साथ साथ लोगों के लिए कारें खरीदना संभव हो जाता है। अब निष्कर्ष क्या दिया है, प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ कारें अब पिछली पीढ़ी की तुलना में सस्ती हैं। ठीक है, तो पिछली पीढ़ी की तुलना में सस्ती हैं या फिर महंगी हैं, मेरे हिसाब से ये यहाँ पर जो निष्कर्ष होगा ना ये आपका रॉन्ग होना चाहिए, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, निष्कर्ष दूसरा है कारें इतनी अधिक हो जाएंगी कि भविष्य की कोई भी तकनीकी ट्रैफिक समस्या का समाधान। यहाँ पर ट्रैफिक की बात कहाँ से आ गई भाई साहब, ये तो रॉन्ग ही हो गया। ठीक है, मतलब जो कथन में आप निकाल नहीं सकते हैं, जो अंजुम नहीं कर सकते हैं, वही आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर तीसरा राइट हो जाएगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित आकृति में, यहाँ पर देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, अक्षरों का कौन सा सेट ऐसे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो या तो प्रोफेसर या फिर पिता है। तो सबसे पहले आपको भारतीय देखना होगा, तो भारतीय का कौन सा रिप्रेजेंट करता है, तो सर्कल। ठीक है, सर्कल भारतीयों को नहीं, सर्कल के अंदर का ही आंसर आएगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है जो या तो प्रोफेसर या फिर पिता। तो पिता दोस्तों आयत, और यहाँ पर प्रोफेसर कहाँ पर है, प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व कौन करता है, देख सकते हैं वर्ग प्रोफेसर। ठीक है, यानी कि वर्ग और आयत
तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, CEF। ठीक है, तो ये क्या है, किसके अंदर आ रहे हैं, सभी भारतीय के अंदर, या फिर आपकी ये प्रोफेसर है, या फिर वो क्या है, पिता है। ठीक है, तो CEF इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कविता क्वेश्चन में बोला जाए जिस प्रकार कविता आपकी छंद से संबंधित है उसी प्रकार पुस्तक किससे संबंधित होगी। ठीक है, तो कविता के अंदर क्या होता है, आपका छंद होता है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों पुस्तक में जो क्या होता है, पृष्ठ होता है। ठीक है, तो छंदों से मिलकर क्या बनता है आपका, एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, छंदों से मिलकर कविता बनती है, तो पुस्तक किससे मिलकर बनती है, पृष्ठ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, -100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि C-5 बराबर आपका F-32/9 बराबर K-273/5 होता है। ठीक है, तो हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से मतलब है, यानी कि यहाँ से इससे मतलब है हमें, तो -100/5 बराबर F-32/9। इधर से क्या आने वाला है, -20, यानी कि मल्टीप्लाई 9 का कर देंगे तो -180 प्लस 32। ठीक है, बराबर फ़ारेनहाइट। तो यहाँ से फ़ारेनहाइट क्या आने वाला है, -148। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों ऑप्शनों में से आपको भिन्न बताना है कि कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर आपका क्या किया जा रहा है कि माइनस का -2। ठीक है, -2 और इधर भी -2। ठीक है, लेकिन सभी जगह क्या हो रहा है, +2 और +2। इधर भी देखो +2 हो रहा है, +2 और यहाँ पर +2 हो रहा है, +2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, अगला यही गलत है। ठीक है, यानी कि अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पाइप ए टंकी, ठीक है, ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो ए 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप बी क्या है, खाली करने वाला है, तो ये 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों क्षमता मान लेंगे, टंकी की क्या मान लें, 30 मान लेते हैं। ठीक है, तो ए की क्षमता क्या आ जाएगी, 5, और बी की आ जाएगी क्षमता 2, वो भी नेगेटिव क्योंकि ये खाली करने वाला है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को कितने समय में भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों अगर एक साथ खोले जाते हैं तो दोनों की क्षमता जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की क्षमता है और 30 मिनट उनको भरना है, तो कितना टाइम लग जाएगा, 10 घंटे का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डैश वक्र को परिभाषित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है और वक्र के 2 अंतिम बिंदुओं को एंकर पॉइंट कहा जाता है। अन्य बिंदु जो वक्र की स्थिति, ठीक है, वक्र की आकृति को परिभाषित करते हैं उन्हें हैडल्स, स्पर्श रेखाएं, यानी कि बिंदु या नोट्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बेजियर बेजियर कहलाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स दिया गया है आपका कि चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 तो सभी को पता ही है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 900 किलोग्राम फोर्स है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या होता है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर भार कितना होगा, यदि पृथ्वी पर उसका भार कितना है, 90 किलोग्राम फोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम फोर्स बराबर क्या होता है, 10 न्यूटन होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो भार हो जाएगा ना पृथ्वी पर, ठीक है, वेट इन अर्थ जो आपका हो जाएगा वो क्या होने वाला है, 90 × 10 न्यूटन। ठीक है, यानी कि 900 न्यूटन हो जाएगा आपका, 90 न मान के रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स का मतलब 10 न्यूटन होता है, तो यहाँ पर 900 न्यूटन हो जाएगा। तो अब चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा, इसका 1/6, क्योंकि जो वेट होता है ना वो क्या होता है, mg होता है, यानी कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उस पर निर्भर करता है। तो चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है पृथ्वी का 1/6 होता है, तो इसलिए दोस्तों इसका डायरेक्टली हम वेट क्या कर सकते हैं, 1/6 कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या आने वाला है, 150 न्यूटन। क्लियर है, यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश एक प्रकार का यहाँ पर क्या है, एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। कौन सा है इसमें, फायरवॉल। ठीक है, जो कि एक निजी सुरक्षा यहाँ पर प्रोवाइड करता है और ये एक सॉफ्टवेयर है, आंसर हो जाएगा फायरवॉल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड दिया गया है आपका कि 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का अपेक्षिक घनत्व आपको निकालना है जिसे पानी में पूरी तरह से डुबोए जाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाने वाला है कि जो अपेक्षिक घनत्व आप जब निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी,
रिलेटिव डेंसिटी आपकी क्या हो जाने वाली है, जो उसका वास्तविक द्रव्यमान है, ठीक है। वास्तविक द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम, ठीक है। और जितना उसमें चेंजेज आ रहा है, वाटर के अंदर जाने पर कितना चेंजेज आ रहा है, 50 का था, अब कितना बच रहा है वाटर के अंदर, उसका द्रव्यमान कितना प्राप्त होता है, द्रव्यमान 10 ग्राम, ठीक है। तो इसका चेंजेज होगा, तो यहाँ पर 50/40 आ जाएगा, बराबर आपका कितना होने वाला है, 5/4। तो इसको जब निकालेंगे तो 1.25, यही इसकी रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगी। क्लियर है। तो रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, जो उसका वास्तविक मास दिया होगा और बटे में जितना मास में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो 40 ग्राम का परिवर्तन आ रहा है, पहले 50 था, पानी के अंदर 10 हो रहा है, लेकिन 40 ग्राम का परिवर्तन हो रहा है, तो उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपको यहाँ पर विषम चुनना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर केवल आपको इस तरह के जब भी ना दिए दे, जब भी दे दे तो आप क्या एक बार चेक कर लें कि सभी लेटर सेम दिए गए हैं सभी में कि नहीं दिए गए। अगर जो भी लेटर उसमें अलग होगा किसी में, तो वही आप उसका अलग हो जाएगा। तो ए सी क्यू एक हो, यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ए भी है, सी की ही क्यू ही है, और जेड डी ई तो जेड, और डी ई, और एन एफ एच तो एन और एफ एच यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ नहीं है, ठीक है। इसमें भी ओ नहीं है, ए में भी, और दूसरे में भी ओ नहीं है, तीसरे में ओ है, चौथे में भी ओ नहीं होगा, ठीक है। ये देख लीजिए, चौथे में भी कहीं पर भी आपको ओ नहीं देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको केवल फार्मूला पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करें, ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आपको 25 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का मान क्या दिया हुआ है, 14 बराबर आपको 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, -3। क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सॉरी, तो यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है ना, इसलिए गलत आ रहा है। तो इधर माइनस होगा ना, तो इधर प्लस में जाएगा, तो +28 होगा आपका। तो +28 यानी कि 25 +28 होगा आपका, तो कितना आ जाने वाला है, 53 आएगा, ठीक है। अगर यहीं पर ऐसा होता फार्मूला ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर प्लस बीच में है तो यहाँ पर ए बी तो योग हुई होगा उनका, और यहाँ पर प्लस ही आएगा, माइनस होता तो माइनस आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया गया है कि कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अभ्रक के कारण, ठीक है। जो एस्बेस्टर के कारण होते हैं वो कैंसर के कारण बनता है। जब दोस्तों कोई व्यक्ति, ये दोस्तों क्या होता है कि सूक्ष्म तंतु होते हैं, अभ्रक के कारण होते हैं जो सूक्ष्म तंतु होते हैं, जब कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, इनके संपर्क की वायु में श्वास लेता है, तो क्या होता है कि ये जो फेफड़ों के जो टिश्यू होते हैं उनमें चिपक जाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे इनमें क्या होता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम भी ये पैदा कर देते हैं फेफड़ों में, ठीक है। और वह कैंसर का रूप धीरे धीरे ले लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पर ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रक के कारण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने बी से कहा, ठीक है। तो ए ने क्या कहा बी से, तो ए इधर ले लेते हैं और बी को इधर ले लेते हैं। ए ने क्या कहा बी से कि आप मेरे पति, यानी कि इसका ए का पति ये है, तो ये ए कौन हो जाएगी, पत्नी, ठीक है। आप मेरे पति की बहू, ठीक है, आप मेरे पति की बहू यानी कि ये फीमेल, तो इसका कोई लड़का होगा ना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पति पत्नी हो गई। बहू के बेटे हैं, तो बहू के बेटे हैं, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, ठीक है, बेटे हैं। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि ए के बीच क्या रिश्ता है, बी और ए के बीच क्या रिश्ता है। तो बी जो है, तो ए के बीच क्या रिश्ता है, तो बी ए का हो जाएगा, पोता या नाती, ठीक है। तो बी जो ए का क्या लगेगा, पोता या नाती, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। क्लियर है। बाकी आपका पोता क्या कहलाएगा, आपका पोता पोती इसलिए कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली है, और गंधहीन है, स्वादहीन है, और रंगहीन भी है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी CO होती है, CO वह दोस्तों अत्यधिक जहरीली होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ये दोस्तों एक ग्रीन क्या नहीं है कि ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो नहीं है ये, ठीक है।
बाकी आपकी देखो मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में फिर दिया गया है कि दिए गए बार ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ दो प्रकार के सलाद यानी कि एक्स और वाई दो प्रकार के सलाद हैं, बनाने के लिए आवश्यक सभी अवयवों ग्राम में को दर्शाया गया है, यानी कि सभी अवयवों को ग्राम में दर्शाया गया है। अगर सलाद एक्स के घटक बी को 100 ग्राम कम कर दिया जाता है, ठीक है, तो सलाद एक्स दोस्तों कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, ब्लू वाले, और जो हैं रेड वाले आपके कौन से हैं, वाई वाले। तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। ये आपके यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सलाद एक्स के घटक बी है, तो बी में जाना है और उसका एक्स देखना, तो एक्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला 600 है जिसमें, उसमें 100 ग्राम कम कर देना, तो कितना बचेगा बी में, केवल 500 ग्राम बचेगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि कम कर दिया जाए और सलाद वाई के घटक ई को 25% तक बढ़ा दिया जाए, तो वाई के यानी कि रेड वाला देखना और ई का, ठीक है, उसके 25% बढ़ा देने की 400 है, तो 25% इसका अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इधर ए वाले ले लें, बढ़ा दिया जाए तो सलाद वाई और सलाद एक्स से डैश हल्का होगा, कितना परसेंट हल्का होगा, तो टोटल हमें निकालना होगा। यहाँ पर कितना आ रहा है 500, और बीच में कितना बचा था आपका 500 ही, ठीक है, तो 5 दूनी यानी कि 1000 हो जाएगा आपका, 1000 1200, 12 3 15, 15 1 16, 16 4 1700, यानी कि कितना हो जाएगा 1700, ए एक्स 1700 हो जाएगा। और वाई कितना हो रहा है यहाँ पर, वाई देखते हैं तो यहाँ पर 300, 400, ठीक है, उसके बाद 4 2 6, और 6 और आपका कितना हो जाएगा 6 2 8, 8 और 5, ठीक है, 8 5 1300, 500 लेना इधर पर क्योंकि 25% ई को बढ़ाया जा रहा है वाई के, तो यहाँ पर 8 5 1300 हो जाएगा, 13 3 1600, ठीक है, तो 1600 आ गया। देखो क्या बोला जा रहा है, तो वाई सलाद एक्स से डैश हल्का है, तो वाई सलाद एक्स कितना हल्का है, कितना हल्का है 100 हल्का है, और किसके रेस्पेक्ट में 17 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आप देखते एक बार और जोड़ लेते हैं क्योंकि मिस्टेक तो नहीं हुई है। देखो जो एक्स है तो वहाँ पर 500, और इधर 500 1000, और 1200, 12 3 15, 15 और 1 16, 16 4 20, 2000 आ रहा है, फिर 2000 आ रहा है, ठीक है, 2000 आ रहा है ना कि 1700, तो कितना कम हो रहा है, कितना कम है 400, 2000 के रिस्पेक्ट में। आप परसेंटेज आप निकालेंगे जब ना, तो यहाँ से दो जुड़ी काटें, 20% आपका आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आर प्रतिरोध और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो आर का मान क्या होगा। अब अगर दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रभावी प्रतिरोध आपका 24 निकला, तो 1/24 बराबर क्या हो जाने वाला है आपका, 1/R प्लस 1/60। क्लियर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आने वाला है, 1/24 माइनस आपका 1/60 बराबर आपका 1/R, ठीक है, तो यहाँ से आपका 36/60 इंटू 24 हो जाएगा बराबर आपका 1/R। तो यहाँ से आप काटेंगे जब, तो आप 6 से काटेंगे तो 6 36, 6 को 24 और 6 दम 60, ठीक है, यानी कि आपका आर का मान क्या आने वाला है 40, आर बराबर आपका 40 ओम आने वाला है। क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड बोला जा रहा है कि हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ठीक है। तो हरी और जो पीली सब्जियां होती हैं ना, तो वो पोटेशियम प्रदान करती हैं। और पोटेशियम की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों, आपको जो है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और सर दर्द करता है आपका, कई इस तरह की छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। और ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेंड देखेंगे। अब क्वेश्चन फ्रेंड दिया जा रहा है आपका कि उस पंप की शक्ति वाट में ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन पानी को 90 मीटर ऊपर तक चढ़ा सकता है, और दक्षता आपको 100% माननी है। देखो कोई भी मशीन होती है, कोई भी चीज़, उसकी दक्षता कभी भी 100% नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अगर बोला जा रहा है दक्षता अगर 100% है तो हम 100% ही मानेंगे, यानी कि जितना इनपुट लगेगा उतना ही आउटपुट निकलेगा, तो दक्षता वहाँ से 100% आपको मानना है। तो यहाँ पर जी का मान भी ये दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि जो आपकी जो पावर होती है, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है, कार्य करने की दर को ही शक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क आपको निकालना है, तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क बराबर पोटेंशियल एनर्जी mgh होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो पाइप है ना, तो वो पानी को कितने मीटर की ऊंचाई पर, 90 मीटर की ऊंचाई पर
और कितना पानी चढ़ा रहा है, 1 टन पानी, और 30 मिनट में चढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वर्क अपॉन टाइम हम सबसे पहले वर्क निकालेंगे, तो आपका मास कितना होने वाला है, 1 टन, यानी कि 1 टन में कितने किलोग्राम हो जाएंगे आपके, 1000। मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण 10 हो जाएगा, हाइट कितनी है 90 मीटर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, वर्क आपका इतना आ गया, तो वर्क आपका कितना आ गया यहाँ पर 9, कितने जीरो हो जाएंगे, इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 बटे टाइम आपको कितना है 30 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट सेकंड होती है। 30 इंटू क्या हो जाने वाला आपका 60, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर आने वाला है P बराबर आपका आ जाएगा, देखो आप चाहें तो 3 इंटू 10 की पावर 5 और बटे आपका 18 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितने वाला है, आने वाला है इतना, और 2 इससे ये कट जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचेगा आपका 10 की पावर 3, यानी कि P बराबर 1000 बटे आपका नीचे 2 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि 500 वाट इसकी शक्ति आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिए गए वेन आरेख में उन छात्रों की संख्या को दिखाया गया है जो 3 परीक्षाओं अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण हैं, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे शायद इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि तीनों विषयों में कौन कितने छात्र अनुत्तीर्ण है, अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या बताना है। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं आपके, 60 हैं। आपको यहाँ पर देखना है, इनका योग जब सभी करेंगे तो 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 60 ना आ रहा होगा ना, तो जितना कम होगा तो उतना ही छात्र अनुत्तीर्ण होंगे तीन विषय में, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपका 20, 20 9 29, 29 3 कितना होता है आपका 32, 32 11 44, 44 6, 44 6 कितना हो जाएगा आपका 44 6 50, 50 8 58, 58 आ रहा है। लेकिन एक बार और जोड़ लेते हैं, तो 20 9 29, 29 3, 29 3 22, और 22 और आपका कितना हो जाने वाला है 22 11, ठीक है। 22 कह रहा हूँ, 32 11 कितना हो जाएगा 43, 43 6 आपका 49, 49 8 57, तो 57 आ रहा है। 57 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें 3 बच्चे जो है तो अनुत्तीर्ण कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर निकालना है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा निकालने के लिए तरीका एक क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए कि विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ठीक है। जब कोई मतलब पदार्थ होता है ठोस अवस्था में, ठीक है, तो उसका जो चेंज करने के लिए, यानी कि उसको तरल अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना, वही उसकी विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा निकालने के लिए दोस्तों एल बराबर क्या हो जाता है आपका Q अपॉन एम, ठीक है, इतना ही केवल लगता है। तो एल क्या होता है यहाँ पर विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, Q यानी कि उसको अवस्था चेंज करने में, ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाए, बटे आपका द्रव्यमान, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है तो इसकी जरूरत नहीं रहेगी आपकी, किसकी, इस क्वथनांक की जरूरत नहीं रहेगी आपकी। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एल बराबर यहाँ Q आपका कितना है 250 है, ठीक है, 250 जूल, और बटे आपका कितना ये 1.25, ठीक है। यानी कि इसके जो है तो 1.25, इसके दशमलव हटा के ऊपर 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको जब आप काटेंगे तो 2 बार जाएगा और 200, यानी कि आपका आंसर क्या आने वाला है 200। क्लियर है। गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी 200। अगला क्वेश्चन, बोर्ड मास किस इससे सॉल्व कर देना आसानी से। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे 15 अट्ठे 120 होता है ना, तो 120 भागे 6 करेंगे ना, आपको क्या आ जाने वाला आपका 120 भागे 6, यानी कि 20 ही आने वाला है, ठीक है। तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 32, और 32 का 1/4 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 20 माइनस 16 करेंगे आप तो 4 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दिया गया है कि उस मतलब कि 10 न्यूटन भार वाले लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। लकड़ी के घनत्व तो इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आपका लकड़ी वेट बराबर क्या होता है आपका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप वेट आपको दिया हुआ 80 बराबर आपका मास आपको निकालना है, और यहाँ पर जी का मान क्या है 10, यानी कि आपका मास क्या आने वाला है 8, ठीक है 8। तो आपको क्या निकालना है कि एक घनाकार टुकड़े की भुजा, तो मास आपका अगर ये है ना, ठीक है, उस लकड़ी के घनाकार जो लकड़ी है उसका अगर मास ये है, तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी इसका, देखो जो घन की जो भुजा का क्यूब होता है ना, वही तो क्या हो जाता है उसका
आयतन हो जाता है, मास हो जाता है, ठीक है। तो ए बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो लकड़ी के यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर ए बराबर 2 ना आकर तो आपका आएगा 2 भी आएगा, 20 भी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी सिलेक्शन 10 है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से फ्रेंड्स आपका बनने वाला है ये। क्लियर है ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको देखना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर 12 डिवाइड को क्या दर्शाया जा रहा है, डिवाइड, देखो डिवाइड को यहाँ पर डिवाइड 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 से प्लस को व्यस्त किया जाता है, डिवाइड को प्लस प्लस, और 6 माइनस को किससे, माइनस को डिवाइड से 2, प्लस को मल्टीप्लाई से 10, और मल्टीप्लाई को यहाँ पर माइनस से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर देखो कि इधर 3 आ जाएगा और ये 15, ठीक है, 3 30 हो जाएगा, 12 प्लस 30 माइनस 5 यानी कि आपका 37 आंसर आ जाएगा। अगला, हर 2 साल में जारी की गई, ठीक है, जारी की गई लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संगठन का प्रमुख प्रकाशन है। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा यह प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। शास्त्रीय संगीतकार श्री कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। श्री कुमार शर्मा जो है वह संतूर से संबंधित है, ठीक है। जाकिर हुसैन आपके तबला से हैं, शहनाई से बिस्मिल्लाह खां, और बांसुरी से आप हमने बताया था कि आपके कौन से हैं, हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। ये 2-4 नाम अच्छे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है, ठीक है। तो उत्तोलक यहाँ पर क्या होता है, इसमें दोस्तों उत्तोलक एक का फलक्रम होता है और लोड होता है, फट होता है, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं फलक्रम उत्तोलक में। तो अगर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा यानी कि उसका क्या फलक्रम यानी कि आलम बिंदु जो होगा वो बीच में होगा। तो जो कैंची होती है वो कैसी होती है, देखो कैंची आपकी ऐसी होती है ना, इस तरह से कैंची होती है आपकी, इसी, ये फलक्रम हो गया, ठीक है। इसी के अंदिश तो ये ऊपर नीचे होता है ना, तो यहाँ पर जब आप लोड कोई रखेंगे तो इसको काटेगा, ठीक है। इधर लोड हो जाएगा और आप इफर्ट इधर पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये इधर इफर्ट होगा तो आपका क्या बीच में क्या आ रहा है, आपका फलक्रम आ रहा है बीच में, ठीक है। तो इसलिए इसका पहली श्रेणी का आंसर कौन हो जाएगा, कैंची। बीच में फलक्रम आ रहा है तो पहली श्रेणी का, अगर लोड बीच में आ रहा है तो दूसरी श्रेणी का, तृतीय श्रेणी का होगा तो इफर्ट बीच में आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे दिया गया है कि 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध का विभवांतर भी ज्ञात करें जिसे 2 मेगा एम्पियर, ठीक है, 2 मिली एम्पियर जो भी है एम की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बी का मान निकालना, तो बी बराबर क्या होता है, आई आर, बी बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो आई आर होता है ना, तो आपका क्या होने वाला है इधर से 2.5 और किलो ओम, ठीक है। तो किलो भी है यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या है कि जो है तो 2 एम्पियर की धारा है, तो यहाँ पर इंटू 2 एम्पियर, तो 2 है और एम्पियर नहीं, यहाँ पे क्या लगा है आपका, यहाँ पर जो एम का मतलब है ना फ्रेंड्स वो क्या है आपका मिली, ठीक है। तो मिली का मतलब क्या होता है, अगर देखो मिली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मिली यानी कि 10⁻³ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10⁻³ यानी कि अगर इसको मिली को हटाना है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और इतना एम्पियर, तो यहाँ से एम्पियर एम्पियर का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से जो आपका वाट आएगा ना, जो वोल्ट आएगा वो वाट में है, ठीक है, उसमें वाट में ही आएगा। तो यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, 5 तो आएगा ही। देखो अगर आप जीरो से मतलब भी ना रखें तो आप ऑप्शन के आधार पर कर सकते हैं। 5 क्या कहाँ पर आएगा, केवल यहाँ पे, बाकी 5 कहीं भी नहीं है। आपको दशमलव से या जीरो से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन आप देखना भी चाहें तो आप क्या आने वाला है इधर से, देखो 10⁻³ से ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। बाकी 5 दूनी 10, आपका 2.5 दूनी 5 ही होता है, ठीक है। तो आंसर आपका पहला ही आएगा। अगला क्वेश्चन, 2:30 घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 11/2 मल्टीप्लाई आपका 30 हो जाएगा, माइनस का 30 -2 हो जाएगा, ठीक है। ये मिनट है, ये घंटे है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 165 माइनस का 60 यानी कि 105 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि इसको माइनस वर्ग करके घटाते नहीं रहना, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अगर इसको ए मान लेते हैं हम और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या होने वाला है इधर a² - b² और बटे में क्या है आपका a - b है, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a - b और a+b, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, बटे a - b यानी कि आंसर क्या आएगा आपका a+b आएगा। तो a+b करेंगे तो आपका क्या आ जाने वाला है 0.125, ठीक है, ये आ जाएगा ना।
अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले लोहे के घन का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि लोहे का घन है तो इतना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो द्रव्यमान आपको निकालना है तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास आपको निकालना है। ठीक है, मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको पता है, वॉल्यूम आपको आयतन निकालना है। तो जो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर m बराबर क्या हो जाने वाला है, भुजा का क्यूब, डेंसिटी 7.8 है और जो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मास कितना आ जाएगा, इतने ग्राम। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बोला जा रहा है कि एक कर्मचारी का मासिक वेतन 12,600 रुपये है और वह इसका 5/7 भाग खर्च करता है। ठीक है, यानी कि 2/7 भाग बचाएगा, वो बचत करेगा। यदि उसका वेतन इतने 1/3 बढ़ जाता है और उसके खर्च में वर्तमान खर्च के 1/5 में भाग की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सब जो बोला गया है वो करते जाना है। तो यहाँ पर देखो उसका, अगर यहाँ पर देखो 5/7 भाग खर्च करता है, यानी कि अगर उसके टोटल यहाँ पर जो वेतन है, ठीक है, मासिक वेतन 12,600 है, उसमें से क्या कर रहा है वो कि 5/7 भाग क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। यानी कि 5/7 यानी कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा आपका 5 7 56। ठीक है, यानी कि 9,000 दोस्तों क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 9,000 खर्च कर रहा है तो बचत कितनी करेगा, बचत करेगा कितनी, 3,636 रुपया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि यदि उसका वेतन इतना 1/3 बढ़ जाता है, यानी कि अब उसका वेतन कितना हो जाएगा, 4/3 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/3 जब करेंगे इसका 12,600 में 4/3 करेंगे, यानी कि देखो 1/3 बढ़ रहा है, यानी कि 3 से 4 हो जाएगा, इसलिए 4/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना होने वाला है, 4 और 2। ठीक है, 4200 इंटू 4 यानी कि कितना होने वाला है आपका 00, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16 यानी कि 16,800। ठीक है, तो इतना इसका वेतन हो जाएगा और खर्च में वर्तमान खर्च के 1/5वें भाग में वृद्धि हो जाती है। तो वर्तमान खर्च उसका 9,000 था, इसमें 1/5वें भाग की वृद्धि यानी कि 5 से 6 हो जाएगा, यानी कि 6/5 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंचे 90 नहीं 1800 हो जाएगा। तो 6 को मान के हो जाएगा आपका 18 पंचे 18 108। ठीक है, 10,800 यहाँ पर आ जाएगा। तो बोला जा रहा है कि तो अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा। देखो अब उसका वेतन इतना था, इतना खर्च कर देगा, कितना बचाएगा, अब इसमें से घटा देंगे, कितना बचत कर रहा है, 000 और इधर 6 यानी कि 6,000 बचत कर रहा है। 6,000 बचत कर रहा है किसमें से, अपने वेतन का। कितना हिस्सा बचत कर रहा है अपने वेतन, उसका कितना है 16,800। तो कितना बचत कर रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काटें आप, और काटेंगे आप जो किससे काट सकते हैं, 12 से काट सकते हैं। ठीक है, तो 12 पंचे 60, नीचे 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो 5/14 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो जो बोला गया है वो करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक निश्चित गियर ट्रेन में संचालक यानी कि ड्राइवर गियर के 16 दांत हैं, जबकि फॉलोअर गियर में 8 दांतें हैं। तो बोला जा रहा है कि यदि ड्राइवर के प्रत्येक 16 चक्कर के लिए फॉलोअर गियर कितने बार घूमेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है कि जो आपका ड्राइवर गियर के टीथ, ठीक है, तो टीथ ऑफ ड्राइवर गियर अपॉन जो टीथ ऑफ फॉलोअर गियर होता है ना, वो बराबर क्या हो जाता है, जो राउंड ऑफ फॉलोअर गियर अपॉन राउंड ऑफ ड्रिवन गियर। ठीक है, इसमें आपको सभी मान रखना है। तो यहाँ पर TD का मान क्या हो जाएगा आपका, ड्राइवर गियर के टीथ कितने हैं आपके यहाँ पर 18 बटे फॉलोअर गियर के टीथ कितने हैं आपके यहाँ पर 8, बराबर क्या हो जाने वाला है इधर से राउंड ऑफ फॉलोअर गियर, ये आपको निकालना है। एक्स मान लेते हैं इसके, राउंड ऑफ ड्रिवन गियर कितना है आपको 16। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी कि एक्स का मान आपका क्या आने वाला है 36। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो सभी झंडे बैनर हैं, तो सभी झंडे आपके बैनर हैं, तो सभी झंडे किसके अंदर आ जाएंगे, बैनर के अंदर, ये कर दिया हमने। उसके बाद कुछ झंडे प्रतीक है, तो कुछ झंडे किसके अंदर आ जाएंगे, प्रतीक के अंदर। कुछ प्रतीक चिन्ह बैनर हैं, तो कुछ प्रतीक चिन्ह बैनर है, बिल्कुल सही बात है। ये सभी बैनर प्रतीक चिन्ह है, ये गलत है, सभी बैनर प्रतीक चिन्ह नहीं है। ठीक है, कुछ हैं, कोई प्रतीक चिन्ह बैनर नहीं, कोई भी प्रतीक चिन्ह बैनर नहीं, ये भी गलत हो। तो आपका ऑप्शन नंबर केवल पहला ही लागू होगा, तो यानी कि तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया जा रहा है कि यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल हो तो Q का मान हो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर जब दोस्तों किसी परपथ में, ठीक है, दोनों दो सिरों के बीच अंतर जो विभवांतर होता है वो अंतर वही विभवांतर कहलाता है। अब वो कैसे बनता है कि जो जो कोई आवेश होता है ना, उसको एक सिरे से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वही तो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाता है आपका वर्क अपॉन आवेश। ठीक है, वर्क कितना किया जा रहा है 36 और बटे आवेश तो आपको मजा पता नहीं, क्यों आपको निकालना है। तो यहाँ पर V का मान आपको देखो 8 दिया गया है बटे 36 और बटे Q। ठीक है, तो यहाँ पर आप Q बराबर आप जब निकालेंगे तो 36 बटे 8 यानी कि 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और ये कूलम्ब आएगा। ठीक है, कूलम्ब में आएगा क्योंकि आवेश की इकाई क्या होती है कूलम्ब। नीली जीन्स का आविष्कारक किसने किया था, तो नीली जीन्स का आविष्कारक कौन है दोस्तों, लेवी स्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लेवी स्ट्रॉन्स दोस्तों नीली जीन्स के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है तो इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 90 मीटर की दूरी कितने समय में, 2/10 समय। 10 को नीचे ना लिखकर डायरेक्ट ऊपर लिखते हैं तो इतना मीटर पर सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 450 मीटर पर सेकंड। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे। ठीक है, तो कितना आ जाने वाला है, इधर से इसको काटेंगे तो ये 90 बार जाएगा। ठीक है, तो 18 इंटू 90 जब आप करेंगे तो 18 नंबर 162 होता है, तो एक जीरो और लगेगा तो आपका 1620 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको x का मान आपको निकालना है, तो आप कुछ नहीं करना, जो दिया गया है वैसा ही करते जाना। 5x/2 माइनस आपका क्या होने वाला है 3x/2। ठीक है, और माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और कितना 5/12 बराबर 7/6 है। तो सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम ले लेते हैं, इधर से 12 एलसीएम अगर ले लेते हैं हम तो यहाँ से 6 यानी कि 30x हो जाएगा, और 36 18 माइनस का क्या होने वाला आपका 18x और प्लस आपका 5 बराबर 7.6 7/6। इस चीज़ को काट दें यानी कि उधर 14 हो जाएगा आपका, इधर क्या आने वाला 12x बराबर 14। ठीक है, और ये -5, तो x का मान क्या आने वाला है इधर से कितना होने वाला है 11/12, सॉरी 9/12। ठीक है, तो यहाँ से 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या बोला जा रहा है कि दो बाइनरी संख्याएं हैं, पहली ये है और ये दूसरी ये है, इनका योग आपको बताना। तो डायरेक्ट आपको अगर बाइनरी में अगर चेंज कर, डायरेक्ट बाइनरी टू बाइनरी में अगर आपको योग करना नहीं आता तो क्या करें, सबसे पहले इसे डेसिमल में चेंज करें और इसको चेंज करें, फिर योग कर दें, फिर आपको डेसिमल में चेंज करना होगा। ठीक है, सॉरी बाइनरी में, तभी आप आंसर पा सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको पता तो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले 1 1 0 1 1 1 1 इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको नीचे से दूसरी संख्या को इस तरफ से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब इनका योग करना है तो सबसे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि जब दोस्तों 1 + 1 करते हैं ना तो आपका 10 आता है। ठीक है, तो हमेशा आप 0 लेना और एक कैरी में चला जाएगा, और यहीं पर अगर 1 + 0 आएगा तो हमेशा 1 ही आएगा, और 0 + 1 आएगा तो हमेशा 1 ही आएगा, और 0 + 0 आएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, जब 1 + 1 होगा तो 10 आएगा, लेकिन 0 ही लेना है आपको, और 1 आपका क्या हो जाएगा कैरी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 और 1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एक कैरी में चला जाएगा, एक कैरी में चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 और 1 क्या हो जाएगा फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, एक कैरी में चला जाएगा इधर, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर ये 11 देखिए, एक इधर आ जाएगा और एक कैरी में चला जाएगा, तो फिर यहाँ पर 1 और 1 फिर इधर 0 हो जाएगा, एक कैरी में चला जाएगा, तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर देखो 1 और 1 0 और एक कैरी में चला जाएगा तो इधर 11 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 1 10 हो जाएगा, और एक कैरी वाला तो 11 हो जाएगा, तो इस तरह से बनेगा। तो आप आंसर क्या होने वाला है 11 0, और यहाँ पर इस तरह का आंसर बनेगा। देखो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बाकी से अलग कौन सा, तो यहाँ पर आपका कौन सा अलग होगा, पिता भाई पुत्र, ये तो सभी क्या है
मेल है, बाकी सास आपकी क्या होती है, फीमेल होती है, इसलिए अलग है। आपसे पूछा जा रहा है कि फैराड, फैराड प्रति इकाई किसकी इकाई है, तो ये किसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युतशीलता का। ठीक है, तो विद्युतशीलता का जो इकाई होती है ना वो फैराड प्रति मीटर होती है। पारगम्यता की क्या होती है, हेनरी प्रति न्यूटन। ठीक है, हेनरी, हेनरी प्रति मीटर, क्लियर है। और वाट स्टेरेडियन किसकी होती है, दीप्तिमान। ठीक है, दीप्तिमान का। और यहाँ पर जो विद्युत चालकता की क्या होती है, सीमेंस होती है, ये आप सभी याद रखना। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दिया गया है कि ए और बी, ठीक है, बिंदु बी बिंदु पी से क्यू की ओर चलना शुरू करते हैं। ए और बी हैं और वह बिंदु पी से क्यू की तरफ चलना शुरू करते हैं। इधर हम मान लेते हैं ये बिंदु पी और क्यू हैं, पी और क्यू ये दो बिंदु हैं और इनके बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, पी और क्यू के बीच की दूरी 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर दूरी दी हुई है। और यहाँ पर ए और बी दोनों यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये दोस्तों क्या करते हैं कि बी, देखो चलना शुरू करते हैं। पी और क्यू के बीच की दूरी यहाँ पर 9 किलोमीटर है। बी ए से 4 मिनट बाद चलता है, यानी कि बी ए से 4 मिनट बाद चलता है, यानी कि ए तो पहले चल देता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ए क्यू पर पहुंचने के बाद तुरंत वापस लौटता है और 1 किलोमीटर चलने के बाद बी से मिलता है। ठीक है, यानी कि देखो ए देखो चलता है, पहले ही चलता है और वह ऐसे चलता है क्यू तक जाता है, वह फिर 1 किलोमीटर चलने के बाद किससे मिल जाता है, बी से मिल जाता है, यानी कि ए और बी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ए ने कितने डिस्टेंस कवर की, 9 1 10। ठीक है, क्योंकि 9 तो इधर तक की हो गई और 1 किलोमीटर इधर हो गई, तो कितनी हो जाएगी, इधर एक कितनी चल रहा है वो 10 किलोमीटर। ठीक है, और जो बी चल रहा है वो केवल कितनी चल रहा है, एक कम, यानी कि एक कम, यानी कि इधर कितनी बचेगी 8, एक इधर की है और 8 इधर की, केवल बी कितनी चल रहा है आपकी 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर। अब आपसे जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है कि देखो, बोला जा रहा है कि यदि ए 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, देखो 10 किलोमीटर में एक जो है तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस जो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और बटे 10 मिनट, तो 10 मिनट को क्या करना होगा, घंटे में चेंज करेंगे ना जब, तो 60 का डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यानी कि आपका यहाँ से कितना आने वाला है, जो एक की स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो एक की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक और कितना टोटल टाइम लगेगा, अगर वह 10 किलोमीटर तो टोटल कवर कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ पर 10/6, यानी कि इसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसको मिनट में अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर इसको कर देते हैं 60 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 10 बार यानी कि 100 मिनट हो जाएगा, 100 मिनट। ए को 100 मिनट लग रहा है, बी की चाल आपको पता करना है, तो बी तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब डिस्टेंस तो पता है आपको कि बी कितनी कवर कर रहा है आपका 8 किलोमीटर, लेकिन आपको क्या पता नहीं है टाइम कितना ले रहा है। आप पता कैसे करेंगे, अगर ए दोस्तों कितना ले रहा है, 100 मिनट का टाइम ले रहा है ना, तो बी कितना लेगा 96 मिनट का, क्योंकि जो बी है ए से 4 मिनट पहले चालू हुआ था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो बी है ए से 4 मिनट के बाद चलना शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है तो अगर 100 मिनट ले रहा है तो बी कितना लेगा, 4 मिनट कम लेगा, 96 मिनट। ठीक है, तो 96 मिनट टाइम लेगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस आपकी कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बटे आपका 96। ठीक है, और इसको मीटर में से मीटर मिनट में है तो इसको किस में चेंज कर देंगे हम, घंटे में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई का अगर नीचे 100 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर 60 चला जाएगा। ठीक है, 60 का, तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 12×96 और ये आ जाएगा 5, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी स्पीड जाएगी, बी की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है कि किलोमीटर प्रति मिनट पूछा गया है, तो किलोमीटर प्रति मिनट आपको निकालना है, तो किलोमीटर आपने क्या निकाला है, किलोमीटर प्रति घंटा निकाला है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बटे घंटे को किस में चेंज करेंगे, मिनट में, तो कितना हो जाएगा 60, इनकी 1/12 आंसर आएगा। देखो बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा। अगला यहाँ पर आ गया, यदि 8 @ का मतलब 10 है। ठीक है, तो इसको 10 कैसे बना सकते हैं, तो मेरे हिसाब से कैसे बना सकते हैं कि 9 5 14 होता है ना, 14 का आधा 7 है, बिल्कुल। यहाँ पर 10 8 और 12 20 होता है, 20 का आधा 10 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 6 और 10 16 होता है, 16 का आधा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 का आधा 9। ठीक है, 9 आपका आंसर हो जाएगा। अगला, डैश करना किसी संग्राहक माध्यम
समानता डिस्क को पाठन रीडिंग या लेखन राइटिंग के लिए तैयार करना कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। फॉर्मेट करना किसी ग्राहक माध्यम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, किसी संग्राहक, संग्राहक लिखा है, संग्राहक माध्यम समानता डिस्क को पाठन राइटिंग करना कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक डाकिया डाकघर से साइकिल चलाना शुरू करता है। दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो पश्चिम की ओर दोस्तों 10 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। और उत्तर की ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद बोला जाए पूर्व की ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर, तो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर आ जाएगा। और साइकिल चलाने के बाद अपनी बाईं ओर मुड़ता है 5 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर यानी कि यहीं पर आ जाएगा। तो अब बोला जा रहा है कि अब अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ पर है? तो अपनी प्रारंभिक स्थिति उसकी ये थी और अंत में ये है। ठीक है, तो ये 8 और 5 यानी कि दोस्तों इसी के बराबर उसने डिस्टेंस इस तरह वर्टिकल जो है तो कवर की है। यानी कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि इधर ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये अगर 2 है, टोटल 10 है, तो बची हुई ये आपकी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो 8 किलोमीटर पश्चिम में हो जाएगा लास्ट की स्थिति प्रारंभ के सापेक्ष में। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के टुकड़े की विशिष्ट ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए, जिसके द्रव्यमान जिसके द्वारा 10 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में कितनी वृद्धि होती है? 80 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? आपको विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालना है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता इसमें द्रव्यमान पर निर्भर करती है, क्योंकि जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है किसी भी पदार्थ के इकाई प्रति इकाई मात्रा के जो तो मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यकता होती है वही उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। उसके लिए फार्मूला क्या होता है? Q बराबर आपका जितनी ऊष्मा दी जाती है अवशोषित की जाती है वो आपका MC मल्टीप्लाई आपका क्या होने वाला है इधर तापांतर। ठीक है, तो यहाँ पर Q का मान आपका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किलो जूल लिखा है तो के का मान 1000 होता है, बराबर मास आपका 500 है, यानी कि 1/2 डायरेक्टली लिखिए क्योंकि किलोग्राम में चेंज करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर C का मान आपको निकालना है, तापांतर आपका 80 है। ठीक है, यहाँ से इसको 40 बार जाएगा और इसको जब आप काटेंगे ना, ठीक, तो आपको आंसर क्या आने वाला है? देखो आपका आंसर फ्रेंड्स क्या दिया जाएगा? यहाँ से आंसर आपका आने वाला है, देखो 10,000 बटे 40। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो 250 आपका आंसर आएगा। तो अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि इन ऊष्माधारिता किसमें पूछी गई है? ग्राम में पूछी गई है। ठीक है, किलोग्राम हमने काहे में चेंज कर दिए थे? इसको किलोग्राम में चेंज किया। तो ग्राम में अगर पूछी गई है तो क्या करना होगा? इसमें हमें 1000 का डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर क्या आने वाला है? 0.25। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला? बम्प। तो बम्प को समझिए क्या कहलाता है? बम्प मैप रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार दिखावट प्रदान करने के लिए उभारता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों से में प्रतीक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि 3D जो कलर प्रदान करता है वो बम्प करता है, बम्प मैप। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है, उसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो एरिया हो जाता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 और भुजा के स्क्वायर की 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको 16 बार जाएगा तो 16√3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हाइट पूछते तो √3/2 और भुजा हो जाती है 8, यानी कि 4√3 उसकी हाइट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र का अनुपात क्या है? 5:8 है अनु और डिम्पी की। ठीक है, और 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो 2 साल बाद उनकी 2 + 2 + 2 करेंगे 2:3 हो जाता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 15 और 8 दूनी 10 यानी कि 5 रेशियो बराबर आपका क्या आने वाला है? इधर से 2, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/5। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? ठीक है, तो डिम्पी की उम्र क्या है कि 1 रेशियो को माना अगर 2/5 है तो इधर क्या होने वाला है आपका? तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है आपके यहाँ से, तो 1 रेशियो के बराबर 8 है तो डिम्पी का पे निकालना है। वर्तमान में डिम्पी की उम्र क्या हो जाएगी? 8 × 16 यानी कि 3.2 हो जाएगी।
और 2 साल की पहले की, यानी कि इसमें जब 2 माइनस कर देंगे ना आप, तो 1.2 ईयर इसकी उम्र रह जाएगी, ठीक है, 1.2 आएगा। ओके, ये इसका क्वेश्चन का गलत, कहीं पर कोई गलत दिया है ऑप्शन, या गलत है, या फिर क्वेश्चन में कहीं गलती होगी, आप बाकी आपका आंसर अगर सॉल्व करेंगे तो पूरा राइट 1.2 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, बाइनरी को दोस्तों आपको डेसिमल में चेंज करना है, दशमलव में। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, और इसको 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8, ठीक है। अब इसको दोस्तों आप लेना किसको है, जिसमें आपको 1 दिया हो, ठीक है, क्योंकि 0 से अगर कोई भी 0 है तो उसमें अगर किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। जो 1 है उसके मतलब रखें उस 1 वाले से। तो किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका, इधर 1 में इसमें कितना है, 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 0 है, इसके बाद 1 यानी कि 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, प्लस 16 हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका यहाँ से 2 की पावर 5 है तो यानी कि प्लस 32। उसके बाद प्लस 2 की पावर 7 है एक में, तो 2 की पावर 7 यानी कि कितना होने वाला है इधर से, 128, ठीक है, 128। और उसके बाद प्लस का जो तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 यानी कि 128 यानी कि कितना हो जाएगा, 256, ठीक है। इन सभी को जब आप ऐड करेंगे ना कितना आने वाला है आपका, 437, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड्स दिया जा रहा है कि एक बार ग्राफ वर्ष 2000 और 2010 के लिए 6 देशों की जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है, ठीक है। देश बी का क्षेत्रफल देश डी के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो ये आपसे पूछा गया है। देश जो बी का क्षेत्रफल है देश डी के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा दोनों का, और फिर आपका आंसर प्राप्त होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा था तो हम एक बार लिख ले देते हैं क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर जो आपके नंबर दिए गए हैं ना, तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। ये आपका 0 है, ये 100 है, उसके बाद ये 200 है, ये आपका 300 है, ये आपका 400 है, फिर 500 और ये 600, ठीक है। आप जो क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है वो करना है कि बी और डी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, फिर आप करते रहना जो बोला जाए। तो यदि 2000 में देश बी की जनसंख्या 1 करोड़ थी, ठीक है, तो यहाँ पर बी आपको देखना, ये रहा आपका बी, और 2000 सन 2000 में बोला गया, तो 2000 वाले पहले वाले नीले वाले हैं, यानी कि यहाँ पर 100 है, ठीक है। तो 100 डेंसिटी, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ जो कंट्री जो बी है उसके कारण क्या होने वाला है, ठीक है। एरिया ऑफ कंट्री बी यदि बोला जाए क्या होने वाला है, वो आपको देखो कितनी पॉपुलेशन है, 1 करोड़, ठीक है। और मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाता है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी दी गई है वो यहाँ पर 100 है, और बटे जो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व यहाँ पर जो उनने दी है 100 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर मानना, ठीक है। यहाँ पर 100 का डिवाइड करेंगे, यानी कि एरिया यहाँ से क्या आने वाला है आपका 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो डी निकालते हैं, डी का जो एरिया निकालते हैं वो कितना है, 60 लाख, ठीक है, 60 लाख। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर डी का जो एरिया यहाँ पर क्या है कि देखो 2000, देखो बोला जा रहा है कि और डी की जनसंख्या 60 लाख है, ठीक है, और 2010 में है, तो डी का 2010 में कितना, 200 डेंसिटी, ठीक है, 200 बटे 100 करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला आपका 1 लाख, ठीक है, 1,20,000 यानी कि 1.2 लाख कर देते हैं अपन, इतना उसका एरिया आ जाएगा। तो बोला जा रहा है 1 लाख कह रहा हूँ, 1,20,00,000, ठीक है, 1,20,00,000 आएगा। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि करोड़ आएगा ये। अब आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि देश बी का क्षेत्रफल देश डी के क्षेत्रफल कितना देगा, ठीक है। तो बी का क्षेत्रफल देश डी के क्षेत्रफल से कितना अधिक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो एक गलती क्या हमने कर दी फ्रेंड्स कि इसको सबसे पहले हम इरेज करते हैं। यहाँ पर सन 2010 में लेना है डी की, ठीक है।
तो सन 2010 में यहाँ पर देखो बोला गया है, क्योंकि 2010 में कंट्री डी, तो कंट्री डी और 2010 में हमें लेना है कि यानी कि फ्लड वाला लेना है 300, ठीक है। यानी कि यहाँ से क्या होने वाला है आपका 60 लाख, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 60 लाख इंटू क्या होने वाला है, इधर से आप देख सकते हैं कि आपको कितना यहाँ पर गिवन है कि 100 वर्ग प्रति किलोमीटर लेना, 100 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 100 बटे यहाँ पर डेंसिटी कितनी थी, पॉपुलेशन डेंसिटी 300, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जब करेंगे तो यानी कि 3 का डिवाइड करेंगे यानी कि क्या आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा आपका, 20 लाख। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कितना कम है फ्रेंड्स, ये 1 करोड़ है, ये आपका 20 लाख है, तो कितना कम है, 80 लाख कम है, ठीक है। 80 लाख कम है किसके रिस्पेक्ट में, आपका इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि जो बी का क्षेत्रफल डी के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो बी का क्षेत्रफल कितना अधिक है डी से, 80 लाख अधिक है, और डी के रिस्पेक्ट में यानी कि यहाँ पर ये 20 लाख होगा, तो आपका 400% आपका आंसर होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि माध्य आपका 10 है तो आंसर क्या होगा एक्स का मान, तो माध्य अगर ये है तो यानी कि 10 5 10 4 14 1 15 15 15 और 30 आपका 45, ठीक है। 15 30 45 और 45 और 12 आपका 57, 57 14 आपका कितना होने वाला है 71, ठीक है। तो 71 प्लस एक्स बराबर आपका कितना होने वाला है 10 इंटू जितने नंबर हो उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एक्स का मान आपका 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 750 न्यूटन का एक बल 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गाड़ी को 16 मीटर तक विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना हो रहा है 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्क कितना आ रहा है आपका 16 पंचे 80, 16 सत्ते 112, ठीक है। 16 सत्ते 112 और 112 और हासिल आपका 8 यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 120 करेंगे जब तो इतना जूल आएगा, तो आपको किलो जूल में याद निकालना है, तो किलो जब ऐड करेंगे ना तो 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको दिया गया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक घूर्णी प्रणाली पुलिस सिस्टम की दक्षता निकालना, एफिशिएंसी, यदि उसका यांत्रिक लाभ 2.5 है और जहां रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षता बराबर एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, एफिशिएंसी बराबर आपका क्या हो जाता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका 5/2 हो जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे आप, वेलोसिटी रेशियो वो होने वाला है आपका क्या हो जाता है, आपका लोड, ठीक है। यानी कि जो आपका भार द्वारा जो आपका जितना उसका विस्थापन हो रहा है, ठीक है, भार द्वारा किया गया विस्थापन कितना है 5/2, और बटे आपका क्या होने वाला है यहाँ पर ये 10 के एफर्ट द्वारा यहाँ पर उसका जो उसमें वो आ रहा है, ठीक है, विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो आपकी क्या होने वाली है 1/4, इसमें जब आप 1/4 करेंगे ना तो आपका 1/4 यानी कि आपका इस 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, दक्षता निकालनी है तो आपका 500/8 हो जाएगा, 500/8, ठीक है। तो 250/4 यानी कि 125/2 और 62.5%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो जो वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं ना वो फ्रेंड्स क्या निकालते हैं कि भार द्वारा विस्थापन, ठीक है, जो आउटपुट होता है उसके द्वारा विस्थापन जो किया जा रहा है वो लिखना है, ठीक है। और जो यहाँ पर एफर्ट द्वारा जो आपका क्या किया जा रहा है, तो एफर्ट द्वारा विस्थापन वो, तो एफर्ट द्वारा विस्थापन 10 मीटर हो रहा है और भार कितना उठ रहा है यहाँ पर 2.5 ही केवल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, ठीक है। तो द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, रॉबिन शर्मा। अगला, इसकी आपको लुप्त संख्या फ्रेंड्स निकालना, कैसे निकाल सकते हैं आप, तो आपको तो केवल क्या करना है कि यहाँ पर प्लस का 0.5 कर दे जाना है, यहाँ पर भी +0.8 +0.5 होगा, यहाँ पर भी +0.5, इधर भी +0.5 करेंगे ना, +0.5 करेंगे तो आपका 0.2 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, ए अकेले जो है तो एक कार्य को 35 दिन में कर सकता है, तो ए अकेले 35 दिन में कर सकता है
और बी उसी कार्य को अकेले 14 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर टोटल क्षमता हम क्या ले लें कि 7 × 5 × 2, ठीक है। इसकी क्षमता एक क्या आ जाएगी 2, और यस बी की क्षमता आ जाएगी आपकी 5। यदि वे दोनों 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितना शेष बचेगा, ठीक है। तो 5 दिन तक एक साथ कार्य करेंगे, 7 टोटल इनकी क्षमता हो जाएगी, और 5 दिन कर रहे हैं यानी कि कितनी कर लेंगे काम 35। और यहाँ पर टोटल वर्क 70 आ रहा था, और 35 वर्क कर लेंगे तो बचा हुआ 35 यूनिट वर्क ही बचेगा, यानी कि आधा वर्क बचेगा, ठीक है। तो आपका आंसर आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय परिवर्तन में, ठीक है, पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति किसी जीव द्वारा किए जाने वाले शारीरिक समायोजन को डैश कहा जाता है। तो पारिस्थितिक अनुकूलन, पारिस्थितिक अनुकूलन कहलाता है दोस्तों। अगर कोई भी जीव उस पर्यावरण के अनुसार ढलता है, अपने आप को ढालता है, अपने शरीर को ढालता है, तो वह क्या कहलाता है, पारिस्थितिक अनुकूलन। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि इनका क्रम बताना कि किस क्रम में इनको व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये लाइन आपको दी गई है, इसको पढ़ के आगे की लाइनें लिखना है, ठीक है। तो उनकी खिड़की के बाहर आकर्षक पत्तों के समूह के साथ एक बेल थी, लेकिन गर्मी बीतने के बाद जैसे जैसे सर्दी पड़नी शुरू हुई, पत्ते एक एक करके गिरने लगे, ठीक है। उसके बाद अंततः एक आखिरी पत्ता बच गई, ठीक है, एक आखिरी पत्ती बच गई। झांसी ने सू से कहा कि अब अंतिम पत्ती टूटेगी, उसके जीवन का भी अंत होगा, ठीक है। उसके बाद आप डी ले लें। तो लड़की की एक मित्र को चिंतित बुजुर्ग कलाकार ने यह कहानी सुनी, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि तो कड़कड़ाती सर्दी रात में और भी बाहर खिड़की पर चढ़ गई और उसी स्थान पर पत्ती की एक जीवंत तस्वीर बना दी जहां अंतिम पत्ती अभी अभी गिरी ही, ठीक है। तो इसके बाद आपका राइट आंसर आपका ये BDAC होगा। इसके बाद बी के बाद डी होगा, फिर इसके बाद ए, फिर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको अस्थायी आधार पर प्रशिक्षु लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया है, अस्थायी आधार पर, ठीक है। उसके बाद AM.Com की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण होने का परिणाम प्रस्तुत करने पर आपका रोजगार स्वतः ही स्थायी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं, M.Com का फाइनल रिजल्ट आप उत्तीर्ण कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका स्वतः ही स्थायी हो जाएगा क्या, प्रशिक्षु लेखाकार का पद, ठीक है। तो मानता है क्या है कि M.Com अंतिम परीक्षा एक अकाउंटेंट की क्षमता का उचित प्रमाण है। तो मेरे हिसाब से ये तो राइट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर अस्थायी हो रहा है तो उचित प्रमाण ही होगा। बोला जा रहा है सभी प्रशिक्षुओं को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है, तो ये गलत। सभी प्रशिक्षुओं को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है कि स्थायी आधार पर किया जाता है, ये हम नहीं कह सकते। तो मेरे हिसाब से केवल पहला ही अनुसरण करना चाहिए, तो आपका पहला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स दिया जा रहा है कि 3 बक्सों का वजन 4, 7 और 10 किलोग्राम है, तो इनमें से कौन बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल किलोग्राम नहीं होगा, कुल किलोग्राम वजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7, 4 11, अब 11 और 10 कितना हो रहा है 21, 21 बना सकते हैं हम, 17 भी बना सकते हैं 10 और 7 को मिलाकर, ये भी बना सकते हैं, 14 भी बना सकते हैं 10 और 4 को मिलाकर, लेकिन आप 18 नहीं बना सकते, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे आपने, और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट कर लिया करिए, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और बता दें कि कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर बताना कितने आपने किए, ठीक है, अपने आप से। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।